नमस्कार साथियों, मैं देवेश शुक्ला आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल आरकेपी स्टडी प्लस पे, जहां पर कि हम आपके साथ आज एक बार फिर से जुड़े हैं अपने एक नए टॉपिक के साथ में। और आज का हमारा नया टॉपिक जो है वो क्या है, तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि आज का जो हमारा नया टॉपिक है वो है उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक एवं राजनीतिक व्यवस्था। क्या टॉपिक का नाम है हमारे? उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक एवं राजनीतिक व्यवस्था भाग एक। इसका मतलब यह है कि जो ये टॉपिक है इसको हम अपनी 3 क्लासेज में लाएंगे। क्या 3 क्लासेज में आएंगी? क्योंकि ये बहुत बड़ा है, जिसमें आपको राज्यपाल, मुख्यमंत्री, आपका न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय, आपका जो बहुत सी जो हैं उनको हमें देखना है। तो इसलिए हम एक जो भाग 1 है इसमें आज हम देखेंगे उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को, और ऐसे ही धीरे धीरे करके हम 3 क्लासेज में अपना ये वाला टॉपिक पूरा कंप्लीट करेंगे। तो हम अपने वादे के अनुसार आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं, और आप सबको हमसे एक वादा करना है, वो ये कि आप सब जिसने भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर कर लेगा और वीडियो को एक लाइक जरूर देगा, क्योंकि यही जो आपका लाइक होता है या आपका जो एक प्यारा सा कमेंट होता है वो हमें और मोटिवेट करता है कि हम आपके लिए एक और अच्छा वीडियो बनाएं, अच्छी जानकारी आपको दें, जो कि आपको एग्जाम में, आपके एग्जाम क्रैक करने में बहुत ही लाभकारी हो। तो इसी के साथ में क्या शुरू करेंगे अपनी आज की क्लास को विलंब न करते हुए। आप सबको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, मेहनत करना है, फोकस करना है अपने एग्जाम पे, क्योंकि अब जो है आपका यूपीपी का एग्जाम आने वाला है। क्योंकि चुनाव जैसे ही समाप्त होगा 4 जून को रिजल्ट आने के बाद में संभवतः एक उसके कुछ समय के बाद ही आपको एग्जाम होने की पूरी तरह से संभावना है। तो इसी की वजह से आपको क्या करना है, एकदम से जुट जाना है। इस समय तो आप वैसे भी जानते हैं कि गर्मी इतनी पड़ रही है, आप घर में रहिए आराम से और घर में बैठ के पढ़िए, बाहर मत घूमिए, क्योंकि गर्मी बहुत है, आपकी तबीयत खराब हो सकती है। और पढ़ाई के लिए आपको मन मन से और दिमाग से आपको स्वस्थ रहना बहुत आवश्यक है। शरीर से, मन से आपको स्वस्थ रहना बहुत ही आवश्यक है। तभी आप क्या करेंगे, आप पढ़ाई को अच्छे से कर पाएंगे। तो देखेंगे कि आज की हमारी प्रशासनिक व्यवस्था इसमें उत्तर प्रदेश में क्या है, और किस तरह से हम इसको देखेंगे, किस तरह से हमारे उत्तर प्रदेश में शासन प्रशासन किया जाता है। जैसे आपके घर में जो फैमिली होती है, हर एक चीज को आप अपने आप से जोड़ के देखिए, आपको बहुत जल्दी समझ आएगा। जिस तरह से आपके घर में आप फैमिली है और उसमें मान लीजिए सबसे बड़े आपके दादाजी हैं, तो मेन जो आपका निर्णय होता है वो दादाजी का होता है। अब दादाजी के मान लीजिए 4 बेटे हैं, जिसमें एक आपके पापा हैं, 3 चाचा हैं। तो बाबा ने, आपके जो दादाजी हैं, उन्होंने क्या किया, चारों को कुछ कुछ दे दिया कि ये डिपार्टमेंट आप संभालेंगे, ये वाला आप संभालेंगे, ये आप संभालेंगे, ये आप संभालेंगे। अब आपके पिताजी बैठे, आपके पिताजी के आप बच्चे हैं, चाचा के दूसरे बच्चे, उन्होंने क्या किया, अपना जो डिपार्टमेंट था उसमें से अपने बच्चों को बोला कि भाई तुम ये वाला काम करके लाओ। उन्होंने अपने बच्चे को बोला कि आप ये वाला काम करके लाओ। तो इस तरह से क्या हुआ, धीरे धीरे करके क्या हुआ, सारा काम सही से हो गया, यानी कि प्रशासन जो है चलता है। जिस तरह से हमारी फैमिली में प्रशासन चलता है, इसी तरह से हमारे जिले में प्रशासन चलता है, इसी तरह से हमारे राज्य में प्रशासन चलता है, इसी तरह से हमारे क्या, इसी तरह से क्या है, हमारे देश का प्रशासन चलता है। कहाँ का प्रशासन चलता है, हमारे देश का प्रशासन चलता है। तो अब राज्य की अगर बात करें, जिस तरह से अगर हम देश की बात करते हैं, तो देश में सर्वोच्च नागरिक कौन है हमारे यहाँ पे, राष्ट्रपति। कौन? राष्ट्रपति। तो उसी तरह से जो राज्य का जो है मुखिया, वो कौन है हमारा? राज्य का मुखिया कौन होता है? वो होता है हमारा राज्यपाल। कौन होता है? राज्यपाल होता है। इसी तरह से राज्यपाल के बाद फिर मुख्यमंत्री आते हैं, उनके नीचे भी बहुत सारे पद आते हैं। और हमारा जो शासन है रूट लेवल तक, यानी कि जो हमारे लगा करके ग्राम प्रधान और पंचायत सदस्य तक में क्या है, शासन को शासन जो है हमारे ग्राउंड लेवल पर हमें दिखने को मिलता है। जो राज्यपाल है, आज हम सबसे पहले थोड़ा सा ओवरव्यू देखेंगे राज्य के बारे में, और उसके बाद में हम देखेंगे अपना राज्यपाल को। और राज्यपाल के साथ जिससे जो संबंधित अनुच्छेद जो हैं हमारे संविधान में जो हैं, उन्हें हम देखेंगे। ठीक है, तो उनको उनको भी देखेंगे। और ये जो टॉपिक है आपका राज्यपाल, मुख्यमंत्री, आपका उच्च न्यायालय, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हर एक एग्जाम में देखा जाता है, हर एग्जाम में देखा जाता है। कभी कभी कोई जो छोटे मोटे टॉपिक होते हैं उनसे कभी कभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं देखा जाता है, लेकिन ये एक ऐसा टॉपिक है जहां से आपको 1 से 2, इवन 3 से 4 क्वेश्चन तक आपको देखने को मिलते हैं। तो इस टॉपिक को बहुत ही आराम से पढ़ेंगे और समझ के पढ़ेंगे। शुरू करेंगे आज के टॉपिक को।
राजनीतिक एवं प्रशासनिक ढांचा। क्या? राजनीतिक एवं प्रशासनिक ढांचा। देखिए क्या लिखा है पहले पॉइंट में, भारत के राज्यों का शासन प्रशासन, जो भारत के राज्य हैं उनका जो शासन और प्रशासन है वो कहाँ पे लिखा हुआ है कि इस किस राज्य का, मतलब राज्यों का जो शासन है वो कैसे होगा, उनका प्रशासन कैसा होगा, तो हमारा कहाँ पे है, संविधान के भाग 6। क्या? संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 152 से 237 तक वर्णित है। जो हमारे राज्यों का जो शासन और प्रशासन है वो चाहे आपका उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, चाहे तेलंगाना हो, चाहे कर्नाटक हो, चाहे केरला हो, चाहे आपका जो है बिहार, महाराष्ट्र हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे आपका हिमाचल प्रदेश हो, कोई भी राज्य हो, हमारे देश का कोई भी राज्य, सभी पे क्या है, इसी तरह का जो शासन है वो लागू है। क्यों? क्योंकि हमारे देश के संविधान में लिखा हुआ है। कहाँ पे? देश के संविधान में। कहाँ क्या लिखा हुआ है? संविधान के भाग 6 में लिखा हुआ है। और इसके बारे में जो क्लॉज है, इसके बारे में जो बताया गया है वो अनुच्छेद 152 से 237 तक लिखा हुआ है। 152 से 237 तक लिखा हुआ। अब देखिए, यहां से पढ़ने के साथ साथ आपको यह जानना है कि एग्जामिनर आपसे प्रश्न किस तरह से पूछेगा। एग्जामिनर आपसे प्रश्न किस तरह से पूछेगा, तो अब देखिए, अब पहला प्रश्न बनेगा आपका भाग 6 से। क्या? भाग 6 से एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि राज्यों का शासन एवं प्रशासन संविधान के किस भाग में है। क्या पूछेगा? राज्यों का शासन एवं प्रशासन भारत के संविधान के किस भाग में वर्णित है, किस भाग में वर्णित है, तो इसका जवाब आपका क्या हो जाएगा? भाग 6। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा, राज्यों का शासन और प्रशासन जो कि हमारे देश के संविधान के भाग 6 में वर्णित है, कहां से कहां तक, वो बता, आपको ऑप्शन दे देगा अनुच्छेद 150 से 273 तक, अनुच्छेद 152 से 237 तक। इसी तरह से वो आपको 4 ऑप्शन देगा और आपसे एक ऑप्शन ये होगा कि अनुच्छेद 152 से 237 तक। तो ये आपको याद रखना है। साथ ही साथ ये चीज भी आपको याद रखनी है कि जो राज्यों का शासन और प्रशासन है वो संविधान के भाग 6 में है, और उस भाग 6 में अनुच्छेद 152 से 237 तक है। अनुच्छेद 152 से 237 तक है। तो ये लाइन आपको क्लियर हो गई। अगला पॉइंट देखेंगे, केंद्र की तरह उत्तर प्रदेश में संसदात्मक प्रणाली लागू होती। इसका मतलब यह है कि जो केंद्र में है किस तरह की प्रणाली लागू होती है हमारे प्रशासन में, संसदात्मक लागू होती है। इसी तरह से जितने भी प्रदेश हैं भारत राज्य में, उनमें सब में क्या है, संसदात्मक प्रणाली लागू होती है। कौन सी प्रणाली लागू होती है आपकी? संसदात्मक प्रणाली लागू होती है। अब जो संसदात्मक प्रणाली है इसके 3 प्रमुख अंग होते हैं। कितने प्रमुख अंग होते हैं? 3। कितने? 3। पहला कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। अब कार्यपालिका में कौन कौन आता है आपका? कार्यपालिका में आपके आते हैं गवर्नर, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री और एडवोकेट जनरल। विधायिका में आपका आता है गवर्नर, गवर्नर के साथ में आपका आता है विधानसभा, विधानसभा और विधान परिषद। क्या? विधान परिषद। जिस तरह से जो भारत देश का प्रशासन है उसमें उसकी जो विधायिका है उसमें कौन कौन से अंग हैं आपके? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। इसी तरह से उत्तर प्रदेश राज्य में क्या है? गवर्नर, विधानसभा और विधान परिषद। इसका मतलब है हमें पढ़ना पड़ेगा क्या? गवर्नर, मुख्यमंत्री, एडवोकेट जनरल, गवर्नर, ये तो आप इसी में पढ़ लेंगे, विधानसभा और विधान परिषद। न्यायपालिका में आपका क्या आ जाएगा? न्यायपालिका में आपका आ जाएगा उच्च न्यायालय। क्या? उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय। कौन? अधीनस्थ न्यायालय। अधीनस्थ न्यायालय। अब एक चीज आपको जो याद रखनी वो ये कि जो विधायिका है वो गवर्नर, विधानसभा और विधान परिषद से बनती है। किससे? गवर्नर, विधानसभा और विधान परिषद। लेकिन हमारे भारत देश के सभी राज्यों में क्या नहीं पाया जाता है? विधान परिषद नहीं पाया जाता है। विधान परिषद भारत के सिर्फ 6 राज्यों में पाया जाता है। कितने राज्यों में पाया जाता है? अगर आपसे नंबर पूछे तो वो नंबर हो जाएगा आपका 6। देखिए अगले पॉइंट में लिखा भी है,
भारत के प्रत्येक राज्य में द्विसदनात्मक शासन व्यवस्था नहीं है। जिस भी राज्य में आपका विधानसभा और विधान परिषद दोनों चीजें हैं, वो वहां पे आपका जो शासन है कैसा है, द्विसदनात्मक शासन व्यवस्था है। कैसी शासन व्यवस्था है आपकी, द्विसदनात्मक शासन व्यवस्था, यानी कि वहां पे दो सदन हो गए। कौन सा, पहला आपका हो गया विधानसभा और दूसरा आपका हो जाता है विधान परिषद। कौन, दूसरा आपका विधान परिषद। वर्तमान में कुल 6 राज्यों में द्विसदनात्मक शासन व्यवस्था है। अब वो कौन कौन से राज्य हैं वो हम आपको अगली स्लाइड पे बताते हैं। यहाँ पे आप लिख लीजिए वो कौन कौन से राज्य हैं जिसमें आपकी विधान परिषद है, यानी कि जिनमें द्विसदनात्मक व्यवस्था है। पहला है आपका यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, आपका कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और छठा है आपका तेलंगाना। क्या है, तेलंगाना। तो इन 6 राज्यों में जो आपका विधानसभा के साथ साथ कौन क्या है आपका दूसरा सदन, यानी कि विधान परिषद भी पाई जाती है। बाकी जो दूसरे राज्य हैं उनमें सिर्फ और सिर्फ क्या है आपका विधानसभा ही मिलती है। तो आप ये भी याद रखेंगे क्योंकि एग्जामिनर आपसे या इसमें प्रश्न पूछता है कि इनमें से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है। आपसे तीन इसमें से आपको दे देगा, आपसे यूपी, बिहार, महाराष्ट्र और चौथा आपको डाल देगा हिमाचल प्रदेश। तो आपको बताना होगा कि हिमाचल प्रदेश राज्य में द्विसदनात्मक व्यवस्था लागू नहीं है। भारत के सिर्फ और सिर्फ 6 राज्यों में ही द्विसदनात्मक व्यवस्था लागू है, जिनके पास आपकी विधानसभा और विधान परिषद दोनों ही सदन उपलब्ध हैं। अब देखेंगे हम इसके अंतर्गत किसको, राज्यपाल को। किसको, राज्यपाल को। अब जो राज्यपाल है, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए जो राज्यपाल का जो पद है वो किस देश से लिया गया है। आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि जो राज्यपाल का पद है वो किस देश से लिया गया है। तो जो राज्यपाल का पद है वो हमारा कहाँ से लिया गया है, कनाडा से। कहाँ से, कनाडा से। कहाँ से लिया गया आपका, कनाडा। राज्यपाल का पद कहाँ से लिया गया आपका, कनाडा से लिया गया है। अगला पॉइंट देखेंगे, राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होता है कौन, आपका राज्यपति। जो राज्य की जो कार्यपालिका होती है उसका प्रमुख आपका कौन होता है, राज्यपाल होता है। राज्यपाल कार्यपालिका का प्रमुख होता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है। जैसे जो आपके जितने भी विश्वविद्यालय हैं उनका जो चांसलर होता है, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, चांसलर कहते हैं, वो कौन होता है आपका, आपके गवर्नर साहब। जैसे उत्तर प्रदेश में मान लीजिए 8 महाविद्यालय, कितने, 8 महाविद्यालय हैं। तो क्या है, उन 8 महाविद्यालयों के जो चांसलर हैं वो कौन होंगे, गवर्नर होंगे। इसी तरह से जो केंद्र के हमारे जो महाविद्यालय होते हैं, जो केंद्र सरकार के महाविद्यालय होते हैं, उनके कुलाधिपति कौन होते हैं आपके, उनके कुलाधिपति यानी कि चांसलर आपके राष्ट्रपति होते हैं। ठीक उसी तरह से जो राज्य के जो महाविद्यालय होते हैं उनके जो कुलाधिपति हैं वो होते हैं आपके कौन, राज्यपाल। अब ये तो वहां पे हर एक महाविद्यालय में जाकर के नहीं देखेंगे वहां का शासन प्रशासन, तो ये वहां के लिए क्या नामित करते हैं, वाइस चांसलर। कौन, वाइस चांसलर। वाइस चांसलर। आप किसी भी महाविद्यालय में जाएं तो वहां पे आपको कौन मिलेगा, वाइस चांसलर मिलेगा। और सिर्फ चांसलर, तो चांसलर कौन हो जाते हैं आपके, गवर्नर हो जाते हैं। अगला पॉइंट है, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने राज्यपाल पद पर अनुशंसा की थी कि राज्यपाल पद पर किसी भी राजनीतिक व्यक्ति को नहीं होना चाहिए। क्या, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने राज्यपाल पद पर अनुशंसा की थी कि राज्यपाल पद पर किसी भी राजनीतिक व्यक्ति को नहीं होना चाहिए। राजनीतिक व्यक्ति को नहीं होना चाहिए का मतलब ये है कि जो राज्यपाल का पद होता है वो चुनाव नहीं लड़ सकता है, वो चुनाव नहीं लड़ सकता, यानी कि वो राजनीतिक व्यक्ति नहीं होना चाहिए, एक न्यूट्रल व्यक्ति होना चाहिए। क्योंकि मान लीजिए हमारे राज्य में किसी एक्स पार्टी की सरकार है और उसी पार्टी का आपका मान लीजिए उसी राजनीतिक पार्टी का आपका राज्यपाल है, तो क्या होगा, वो दोनों क्या, वो चोर चोर मौसेरे भाई वाला हाल हो जाएगा। तो इसलिए क्या है, अब मान लीजिए एक्स राजनीतिक पार्टी की आपकी सरकार है राज्य में और वाई राजनीतिक पार्टी का जो है आपका राज्यपाल है, तो क्या होगा, फिर उसमें कंट्रोवर्सी हो जाए। जब कंट्रोवर्सी हो जाए तो उसे काम नहीं करने देगा, वो उसे काम नहीं करने देगा। इसलिए जब प्रथम जो आपका बनाया गया प्रशासनिक सुधार आयोग, या जब हमारा संविधान बना तो उस
शासन प्रशासन की व्यवस्था की गई, लेकिन हर एक चीज को समय के साथ में सुधार की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? आपको सुधार की आवश्यकता आवश्यकता होती है। तो क्या हुआ, जब प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग बनाया गया तो उसमें ये अनुशंसा दी गई राज्यपाल को लेकर के कि जो राज्यपाल है वो कोई भी राजनैतिक व्यक्ति नहीं होना चाहिए। क्या? राजनैतिक व्यक्ति नहीं होना चाहिए। वैसे ये सिर्फ कहने की बात है, अब मोस्टली आप होते राजनीतिक ही हैं। अब आप अपने प्रदेश में जो आनंदीबेन पटेल जी हैं, अब इनको ही देख लीजिए, राज्यपाल के पद पर हैं, लेकिन है का क्या, एक राजनीतिक पार्टी से जुड़ी हुई हैं, पेपर पे नहीं जुड़ी हैं लेकिन कहीं ना कहीं वो जुड़ी हुई हैं। और क्या है, एक राज्य की मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं। आपको पता होगा, हमने आपको बताया भी था, जो आनंदीबेन पटेल जी हैं वो हमारी एक राज्य की मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। और वो हमारा राज्य कौन सा है? गुजरात। तो यहाँ पे अनुशंसा की गई थी, मानना न मानना वैसे भी नियम मानता कौन है। अब जो ये प्रथम प्रशासनिक आयोग बना था, इसका अध्यक्ष कौन था? आपसे एग्जामिनर पूछ लेगा कि जो भारत देश में जो प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग आया था उसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे मोरारजी देसाई। कौन? मोरारजी देसाई। कौन? मोरारजी देसाई। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला पॉइंट है, राज्यपाल को उसके पद तथा गोपनीयता की शपथ उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। कौन दिलाता है आपको? जो राज्यपाल को शपथ है वो कौन दिलाता है? मुख्य न्यायाधीश। कहाँ का? उच्च न्यायालय का। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जो राज्यपाल को जो शपथ दिलाता है पद और गोपनीयता की, वो कौन दिलाता है? वो आपके दिलाते हैं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। अब अगर कोई बच्चा ये पूछ रहे, मान लो सर जी ये तो है ही नहीं, जब भी उनको शपथ दिलानी है ये मौके पे नहीं है, या इनका पद खाली है, ये या कहीं देश से बाहर गए हुए, तब इनको कौन दिलाएगा शपथ? तो जब भी कोई उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अपने पद पर नहीं होता है या वो कहीं बाहर गया होता है, तो वो क्या करता है, अपनी जगह पे एक दूसरे न्यायाधीश को नामित कर देता है। क्या है? दूसरे न्यायाधीश को नामित कर देता है। तो उस स्थिति में राज्यपाल को शपथ कौन दिलाएगा? वो जो मुख्य न्यायाधीश के द्वारा न्यायिक जो है नियुक्त न्यायाधीश होगा, वो क्या करेगा, आपको राज्यपाल को शपथ दिलाएगा। अब राज्यपाल के द्वारा किन की नियुक्तियां होती हैं, यहाँ से भी आपका प्रश्न आता है और पूछता है कि आपका जैसे मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। अब सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये होता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है या फिर चुनाव होता है। क्या मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है या चुनाव होता है? नियुक्ति होती है या फिर चुनाव होता है? अब ज्यादा से ज्यादा लोगों को यही पता है कि मुख्यमंत्री का क्या होता है? चुनाव होता है। क्योंकि जैसे योगी आदित्यनाथ जी खड़े हुए हमारे राज्य में, जब भी इलेक्शन हुआ तो उसके बाद वो मुख्यमंत्री बन गए। तो मोस्टली लोगों को यही पता होता है कि जो मुख्यमंत्री होते हैं उनका चुनाव होता है। नहीं, जबकि एक्चुअल में मुख्यमंत्री की होती है नियुक्ति। क्या? मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है। जैसे अब जो हमारे जो योगी आदित्यनाथ जी हैं, इनका ही अगर हम उदाहरण ले लें तो ये क्या हुए, ये विधानसभा सदस्य की सीट से खड़े हुए, इन्होंने चुनाव लड़ा। अब ऐसे ही बहुत सारे लोग, बहुत सारे सदस्यों ने चुनाव लड़ा, वो सब क्या हुए, चुनाव जीत कर आए। अब होता ये है, जब चुनाव जीत जाते हैं जितने भी सदस्य होते हैं, वो क्या करते हैं, अपना एक जो है कौन, हेड मुखिया चुनते हैं। क्या चुनते हैं? मुखिया चुनते हैं। और मुखिया चुनने के बाद में इनकी अनुशंसा की जाती है किससे? सॉरी, राज्यपाल से। राज्यपाल से अनुशंसा की जाती है। फिर क्या है, राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति कर दें। किस पे? मुख्यमंत्री पद पे। तो आज से कोई भी ये नहीं भूलेगा कि जो मुख्यमंत्री हैं राज्य के, उनकी क्या होती है? नियुक्ति होती है। इस बात को आप याद रखें, क्या होती है? नियुक्ति होती है, ना कि चुनाव होता है। अगला है, राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति। जो राज्य का जो महाधिवक्ता होता है, इसकी जो है नियुक्ति कौन करता है? आपका राज्यपाल करता है। कौन करता है? राज्यपाल। और ये क्या होता है? राज्य का प्रथम विधि अधिकारी होता है। कौन? राज्य का प्रथम विधि अधिकारी होता है। विधि अधिकारी होता है। अगला है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति। जो लोक सेवा आयोग है उसकी भी जो अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? आपका राज्यपाल करता है। लेकिन ये राज्य लोक सेवा आयोग है। अगर केंद्र का लोक सेवा आयोग होगा तो उसकी नियुक्ति कौन करेगा? आपका राष्ट्रपति करेगा। इसी तरह जो प्रधानमंत्री का जो प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री का भी चुनाव नहीं होता है। क्या होता है?
नियुक्ति होती है, और प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? आपके राष्ट्रपति करते हैं। कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। आगे देखेंगे तो आगे है आपका राज्यपाल की शक्तियां। क्या? राज्यपाल की शक्तियां, यानी कि जिस तरह से राष्ट्रपति के पास कुछ शक्तियां होती हैं, पावर होती है, उसी तरह से राज्य में राज्यपाल के पास भी कुछ पावर होती हैं, जिनका वो जो राज्यपाल है उनका क्या है, उनका शासन और प्रशासन चलाने के लिए विधिवत रूप से उनका प्रयोग करता है। तो इनकी शक्तियां क्या है? पहला है राज्य विधानसभा का सत्र आहूत और सत्रावसान। क्या? राज्य विधानसभा का सत्र आहूत करना और सत्रावसान करना, पहला इनका काम हो गया। दूसरी शक्ति है राज्य विधान परिषद के कुल सदस्यों के 1/6 भाग को नामित करना। 1/6 भाग को नामित करना। देखिए, जिस तरह से लोकसभा को क्या है, विघटन हो सकता है। क्या हो सकता है? विघटन हो सकता है, जबकि राज्यसभा का विघटन नहीं हो सकता है। विघटन नहीं हो सकता है, या इसको आप ऐसे कह लीजिए कि लोकसभा जो है वो अस्थायी सदन है और राज्यसभा आपका स्थायी सदन है, यानी कि इसका कभी भी विघटन नहीं हो सकता। ठीक उसी तरह से जो हमारी विधानसभा है, ये क्या है, इसका विघटन हो सकता है। क्या है? विघटन हो सकता है, यानी कि विघटन, यानी कि इसका ये कैसा सदन है, ये आपका अस्थायी सदन है। कैसा सदन है? अस्थायी सदन। ये आपका अस्थायी सदन है। जबकि जो आपका कहा गया विधान परिषद है, ये विधान परिषद, ये आपका कैसा है? ये आपका स्थायी सदन है। कैसा है? स्थायी सदन है। ये आपका स्थायी सदन है, या फिर इसे कह लीजिए इसका विघटन नहीं होता, इसका विघटन नहीं होता। तो जो राज्य में जो विधान परिषद की जो भी संख्या होती है, उसमें से कुल सदस्यों में 1/6, कितने? 1/6 सदस्यों को नामित कौन करता है? राज्यपाल करता है। अब ये किस क्षेत्र से होते हैं? तो ये आपके क्षेत्र कौन कौन से हो सकते हैं? आपके साहित्य क्षेत्र से हो सकता है, विज्ञान से, कला से, सहकारिता से, या फिर समाज सेवा से। अब आपने देखा होगा जो राज्यसभा जो सांसद होते हैं उनको राष्ट्रपति के द्वारा नामित किया जाता है। इसी तरह जैसे राज्यपाल के द्वारा आपका विधान परिषद में, जैसे आपने देखा होगा सचिन तेंदुलकर राज्यसभा सदस्य थे। एक नाम हमने लिया आपको सामने, सचिन तेंदुलकर। वो किससे संबंधित थे? वो खेल से संबंधित थे। तो उनको क्या है, राष्ट्रपति ने नामित कर दिया कि आप राज्यसभा के सदस्य बनिए। क्या? आप राज्यसभा के सदस्य बनिए। तो इसी तरह से कुछ क्षेत्र होते हैं, विज्ञान, कला, सहकारिता तथा समाज से। अब अगर आपसे पूछे कि वो किसके अंतर्गत आएगा, उनका जो सचिन तेंदुलकर का है, तो वो खेल तो है नहीं, तो उनका कला, उनकी कला क्या है? तो उनकी कला हो गई खेल। तो इसी तरह से राज्यपाल भी विधान परिषद में कुल संख्या का 1/6 भाग नामित करता है। ये भी इसकी क्या है? शक्ति है। अगला पॉइंट है राज्यपाल की अनुमति के बिना धन विधेयक को विधानसभा के पटल पर प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। जिस तरह से लोकसभा में बिना राष्ट्रपति की अनुमति के धन विधेयक को प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, सेम उसी तरह पैटर्न पे क्या है, राज्यपाल की अनुमति के बिना कोई भी जो धन विधेयक है वो क्या है, विधानसभा के पटल पर प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। ये भी क्या है, इसका मतलब ये है धन विधेयक लाने से पहले क्या है, आपको राज्यपाल की अनुमति लेनी ही लेनी होगी, और राज्यपाल अगर मना कर देगा तो अगर क्या होगा, आप जो धन विधेयक है वो नहीं पेश कर सकते। तो ये क्या हो गई, ये भी इनकी शक्ति हो गई। अगला है 1921 में संयुक्त प्रांत का प्रथम राज्यपाल सर हरकोर्ट बटलर को नियुक्त किया गया था। किसको? हरकोर्ट बटलर को। ये है आपके स्वतंत्रता से पहले की बात। 1921 में जो संयुक्त प्रांत बना जब, तब उसका प्रथम राज्यपाल किसको नामित किया गया था? आपका सर हरकोर्ट बटलर को। किसको? सर हरकोर्ट बटलर को। याद रखेंगे। अगला पॉइंट है स्वतंत्रता के बाद प्रथम राज्यपाल सरोजनी नायडू को नियुक्त किया गया था। किसको? सरोजनी नायडू को नियुक्त किया गया था। किसको? सरोजनी नायडू को। स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश राज्य की जो पहली राज्यपाल थी वो कौन थी? आपकी सरोजनी नायडू। और ये क्या थी? प्रथम महिला राज्यपाल भी थी। कौन थी? प्रथम महिला राज्यपाल भी यही थी। प्रथम महिला राज्यपाल। राज्यपाल कौन थी? ये थी आपकी सरोजनी नायडू। तो याद रखेंगे जो सरोजनी नायडू हैं ये प्रथम महिला राज्यपाल भी थी पूरे भारत देश में, और उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल थी आपका स्वतंत्रता के बाद। राज्यपाल के पास और कौन सी शक्ति होती है? तो होती है विधानसभा को भंग करने की शक्ति, यानी कि वो ये क्या कर सकता है, विधानसभा को भंग कर सकता है। जब विधान परिषद तो भंग होती ही नहीं है, तो राज्यपाल किसे भंग कर सकता है? विधानसभा को। अब अगला है राज्यपाल राज्य सूची
एवं समवर्ती सूची पर अध्यादेश जारी कर सकता है। किस पे? अब देखिए कितनी सूचियां हैं, 3 सूचियां। पहला संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। क्या? समवर्ती सूची। इस सब के बारे में डिटेल में आपको पढ़ाएंगे रवि सर, जो कि आपको पॉलिटी पढ़ा रहे हैं। तो अब हम वहां ना जाकर के हम सिर्फ और सिर्फ आपको उत्तर प्रदेश के बारे में पढ़ाएंगे, जहां पे जरूरी है वहां पे हम आपको बता रहे हैं। बाकी पूरी तरह से डिटेल में जो रवि सर क्लास लेते हैं पॉलिटी की पूरी, तो वहां पे आपको डिटेल में ये सब सारी चीज जानने को मिलेंगी कि संघ सूची में कितने विषय हैं, राज्य सूची में कितने विषय हैं, या फिर समवर्ती सूची में कितने विषय हैं, या फिर जो राज्यपाल है, जैसे आपने देखा कि राज्यपाल सिर्फ राज्य सूची और आपका समवर्ती सूची पर ही क्या कर सकता है, अध्यादेश जारी कर सकता है, संघ सूची पे क्यों नहीं जारी कर सकता है। तो इस सब के लिए आप जो रवि सर की जो पॉलिटी की क्लास है उससे जुड़े रहें। तो अब हम आपको बता रहे हैं कि राज्यपाल राज्य सूची और सिर्फ समवर्ती सूची पर ही अध्यादेश जारी कर सकता है। यहाँ से एक क्वेश्चन प्रश्न बना था, एग्जाम का नाम नहीं याद आ रहा, उसमें पूछा गया था कि राज्यपाल किस विषय पर जो है अपना अध्यादेश जारी नहीं कर सकता, यानी कि किस सूची पर। तो उसमें आपका कौन कौन सी दी हुई थी? समवर्ती सूची, राज्य सूची और संघ सूची, और नीचे दिया हुआ था इनमें से कोई नहीं। तो आपका आपका जवाब क्या था? आपका जवाब था संघ सूची, यानी कि जो राज्यपाल है वो संघ सूची पर अपना अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है। तो जो राज्यपाल जब अध्यादेश जारी करता है, अब ये अध्यादेश जारी कब किया जाता है? अध्यादेश तब जारी किया जाता है जब विधानसभा भंग हो। क्या? जब विधानसभा भंग होती है। क्यों? क्योंकि जो नियम कानून है वो हमारे विधानसभा से बनते हैं। अब जब विधानसभा है ही नहीं और कोई ऐसा बहुत नियम लाना ही लाना है, तो उसके लिए क्या होता है, राज्यपाल के पास पावर होती है कि वो अध्यादेश जारी करके उस नियम को लागू करता है। लेकिन उसकी क्या है, उसकी जो वैलिडिटी है सिर्फ 6 महीने की होती है। कितने महीने की होती है? 6 माह की होती है। कितने की? 6 माह की होती है। अब 6 माह के अंदर फिर से विधानसभा का गठन होता है, और अगर विधानसभा से ये अध्यादेश पारित हो जाता है तो वही क्या बन जाता है, वही फिर आपका नियम बन जाता है। तो ये भी याद रखेंगे आपका कि जो अध्यादेश है इसकी वैलिडिटी सिर्फ और सिर्फ 6 माह की होती है। अगला पॉइंट है, राज्यपाल को किसी अपराध में दोष सिद्ध अपराधी को दंड क्षमा करने, स्थगित करने तथा दूसरे दंड में परिवर्तित करने का अधिकार होता है। जिस तरह से राष्ट्रपति को भी क्या है कि जो अपराधी है, जिसको अपराध सिद्ध हो चुका है, उसका वो क्या करते हैं कि अपराध को कम कर सकते हैं, उसको क्या कर सकते हैं, उसको स्थगित कर सकते हैं, या फिर उसका जो दंड में दूसरे दंड में परिवर्तित कर सकते हैं। लेकिन राष्ट्रपति और राज्यपाल में एक अंतर है कि जो राष्ट्रपति है वो क्या है, मृत्यु दंड को क्षमा कर सकता है, मृत्यु दंड को क्षमा कर सकता है, जबकि राज्यपाल मृत्यु दंड को क्षमा नहीं कर सकता। राज्यपाल जो है मृत्यु दंड को क्षमा नहीं कर सकता। ये क्या है, ये एक अंतर है आपका राष्ट्रपति और राज्यपाल में। आगे देखेंगे, अब हम देखेंगे जो राज्यपाल हैं इनसे रिलेटेड जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं वो देखेंगे। अनुच्छेद आपका राज्यपाल अगर आप देखेंगे, जैसे हमने आपको बताया 152 से 237 तक आपका क्या है, राज्यों का प्रशासन है। उसी में आपका जो गवर्नर है ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? ये आते हैं 153 से लेकर के 159 तक। कहां तक? ये भी आपको याद रखना है। आर्टिकल नंबर 153 से 159 तक हमारे कौन वर्णित है? हमारे राज्यपाल के बारे में बताया गया है। आपसे पूछता है कि राज्यपाल का जो आर्टिकल है वो कहां से कहां तक है, तो आपको बताना है कि 153 से लेकर के 159 तक आपका कौन वर्णित है? आपके राज्यपाल। तो देखें इनके अनुच्छेद के बारे में। पहला है अनुच्छेद 153। अनुच्छेद 153, इसमें क्या है, राज्यपाल का पद या फिर राज्यों के राज्यपाल, यानी कि राज्यपाल का जो पद है ये किसमें वर्णित किया गया है? 153 में कहा गया है कि हर एक राज्य का एक राज्यपाल होगा। क्या? हर एक राज्य का राज्यपाल होगा, या फिर राज्यों के राज्यपाल के बारे में बताया गया है। राज्यपाल का पद कहां से लिया गया? हमने अभी आपको बताया पीछे, कनाडा से। कहां से? कनाडा से। अगला है हमारा अनुच्छेद 154। आपसे इसमें प्रश्न कैसे पूछेगा एग्जाम में? प्रश्न पूछेगा कि राज्यपाल का पद भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? क्या जो राज्यपाल का पद है वो भारतीय संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो आपको हमने बताया भाग 6
और किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो आपको बताना होगा 153 यानी कि 153। अगला है 154, क्या अनुच्छेद 154, इसमें क्या है, राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति है। क्या है, राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति, जो हमने आपको अभी पीछे बताई हुई है, राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति। अगला है 155, राज्यपाल की नियुक्ति। अब यहां से देखिए राज्यपाल की नियुक्ति, अब देखिए राज्यपाल का भी चुनाव नहीं होता है, राज्यपाल की भी क्या होती है, नियुक्ति होती है। और राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर कौन करता है, राष्ट्रपति। कौन करता है, नियुक्ति इनकी करते हैं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करते हैं, किसकी, पीएम की सलाह पर या अनुशंसा पर, पीएम की सलाह पर इनकी नियुक्ति की जाती है। अब इनकी जो नियुक्ति है कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, इसकी पीएम की सलाह पर। अब 156 में है आपका राज्यपाल का कार्यकाल। अब इनका कार्यकाल वैसे तो 5 साल का होता है, कितने साल का होता है, 5 साल का होता है, लेकिन ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। क्या, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत इस पद पर बने रह सकते हैं, यानी कि ये 5 साल से ऊपर भी अगर राष्ट्रपति चाहे तो ये रह सकते हैं, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। राज्यपाल को नियुक्त होने की योग्यताएं, अब इनकी योग्यताएं क्या है, योग्यताएं देख लीजिए। एक तो इनकी 35 साल की उम्र होनी चाहिए। दूसरा, ये जिस भी राज्य के राज्यपाल चुने गए हैं उस राज्य के ये निवासी नहीं होने चाहिए। क्या, दूसरे राज्य के निवासी हों। एक और पॉइंट लिख लीजिए, तीसरा पॉइंट ये है, ये ना ही विधानसभा और ना ही विधान परिषद के सदस्य होने चाहिए, किसी भी सदन के सदस्य नहीं होने चाहिए, किसी भी सदन के सदस्य नहीं हो सकते। तो ये आपकी क्या है, इनकी योग्यताएं, 35 साल उम्र होनी चाहिए, दूसरे राज्य का निवासी होना चाहिए और किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। अनुच्छेद 158, राज्यपाल के लिए शर्तें, तो यही आपका शर्तों में भी आ जाएगा। अगला है राज्यपाल की शपथ, तो इन्हें शपथ कौन दिलाता है, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, यानी कि हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश इन्हें क्या करते हैं, शपथ दिलाते हैं। अनुच्छेद 161 कहता है कि राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति, अगर आपसे पूछे एग्जाम में कि राज्यपाल की क्षमादान शक्तियों को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है, तो आपका जवाब क्या होगा, अनुच्छेद 161। क्या, अनुच्छेद 161। अगला अनुच्छेद 213, इसमें क्या है, राज्यपाल की अध्यादेश शक्तियां हैं। आपसे पूछे कि राज्यपाल की अध्यादेश जो शक्तियां हैं वो किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो आपका जवाब हो जाएगा 213। क्या, 213 में क्या होगा, इनकी जो राज्यपाल है इनकी अध्यादेश शक्तियों का वर्णन किया गया है। एक बात और, वो ये आपने देखा होगा कि कभी कभी क्या होता है, जो एक राज्यपाल होता है वो 2 राज्यों का भी राज्यपाल बना दिया जाता है। किसका, एक राज्यपाल 2 राज्यों का राज्यपाल भी हो सकता है। अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि क्या कोई राज्यपाल एक राज्य के अलावा 2 राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, तो हाँ, हो सकता है। कैसे, जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश राज्य के, मान लीजिए इस समय जो राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल जी। अब पड़ोसी राज्य है आपका मध्य प्रदेश। अब मान लीजिए जो मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं वो मान लीजिए कि उनकी आकस्मिक मृत्यु हो जाए या उनका ट्रांसफर कर दिया जाए, तो जब तक दूसरा नियुक्त होकर नहीं आएगा तब तक क्या है, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को क्या है, अतिरिक्त कार्यभार, क्या, मध्य प्रदेश राज्य के राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार सौंप दिया जाता है। क्या, अतिरिक्त कार्यभार सौंप दिया जाता है। उस समय पे अब कोई ये भी कह सकता है कि फिर तो सर इनका वेतन जो है मध्य प्रदेश भी देता होगा, राज्य और उत्तर प्रदेश भी नहीं, जो इनका वेतन है वो क्या है, दोनों ही राज्य मिलकर देते हैं, उतना ही मिलता है। ये नहीं है कि पता चला अगर उनकी सैलरी है तो उत्तर प्रदेश वाले भी उतनी दे रहा है और मध्य प्रदेश वाले नहीं, उनकी जो सैलरी है, उनका जो वेतन है वो दोनों राज्य मिलकर देते हैं। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। अब आगे देखेंगे, अब आगे हमारे मुख्यमंत्री। तो गवर्नर के बारे में आपने इतना पढ़ा और आपको ये सारी चीजें आपके एग्जाम में आती है, बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं। अब हम पढ़ेंगे अपने मुख्यमंत्री जी के बारे में कि मुख्यमंत्री के बारे में क्या है, मुख्यमंत्री के पास क्या क्या होता है। अब जो राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख मुख्यमंत्री होता है, अब देखिए
जो राज्य की कार्यपालिका का कार्यवाहक प्रमुख कौन था? आपका राज्यपाल था, लेकिन उसका जो वास्तविक प्रमुख होता है वो मुख्यमंत्री होता है। एग्जाम में अगर पूछा जाए कि कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख कौन होता है, तो आपका ऑप्शन सबसे पहले रखा होगा गवर्नर। अब आप गवर्नर मार के चले आओगे, आपको गवर्नर हो जाएगा आपका। तो क्या करना है, आपका जो वास्तविक प्रधान है वो आपका मुख्यमंत्री होता है, और जो कार्यपालिका का कार्यवाहक प्रधान होता है वो कौन होता है? आपका राज्यपाल होता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा, अनुच्छेद 164। उल्टा ले गया। अब देखिए अनुच्छेद 164 में ये कहा गया है, आपको ये भी बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद है आपका। अनुच्छेद 164 में ये कहा गया है कि जो हमारे राज्य के मुख्यमंत्री जी होंगे उनकी नियुक्ति कौन करेगा? तो उनकी नियुक्ति कौन करेगा आपका? तो उनकी नियुक्ति राज्यपाल करेंगे। कौन करेगा? राज्यपाल उनकी नियुक्ति करेंगे। अगला है, एक व्यक्ति जो राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है, उसे 6 माह के लिए मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। अब देखिए, अगर राज्यपाल चाहें तो आपको उठा करके क्या करे? मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है। आपसे कहे उठो और चलो कहाँ? मुख्यमंत्री कुर्सी पकड़ो। राज्यपाल में इतनी पावर होती है, वो चाहे तो आपको उठाकर क्या कर सकता है? मुख्यमंत्री बना सकता है। लेकिन कितने दिन के लिए? सिर्फ और सिर्फ 6 महीने के लिए। अब आप सिर्फ और सिर्फ 6 महीने के लिए मुख्यमंत्री बने रह सकते हैं। क्यों? क्योंकि क्या है, अगर अब राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है तो इसका मतलब ये है कि 6 माह के अंदर आपको या तो विधानसभा विधानसभा या फिर विधान परिषद का विधान परिषद की सदस्यता लेनी होगी, तभी आप आगे जो है क्या है, आगे आप मुख्यमंत्री बने रह सकते हैं, नहीं तो आप मुख्यमंत्री नहीं बने रह सकते हैं। तो ये भी आपने देख लिया, मुख्यमंत्री रूप में नियुक्त कर सकता है। अगला है, मंत्रियों के नाम की सिफारिश मुख्यमंत्री राज्यपाल को करता है। अब देखिए होता ये है, जैसे मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल ने कर दी कि आप मुख्यमंत्री बन गए। अब मुख्यमंत्री को भी मंत्री चाहिए होते हैं अपने जो विभाग बांटने के लिए, कि भाई तुम ये विभाग देखोगे, तुम ये विभाग देखोगे। तो जब मंत्रियों की जो नियुक्ति है वो भी आपकी कौन करता है? वो भी आपके करते हैं कौन? राज्यपाल। लेकिन उनके नामों की जो अनुशंसा है वो कौन करता है? आपके मुख्यमंत्री। यानी कि मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति करते हैं। मुख्यमंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ राज्यपाल दिलाता है। कौन दिलाता है? राज्यपाल। अब राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? आपका हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। और मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? आपका राज्यपाल दिलाते हैं। मुख्यमंत्री राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है। यह भी आपको याद रखना है कि मुख्यमंत्री राज्य योजना बोर्ड का सदस्य अध्यक्ष होता है और क्षेत्रीय परिषद का उपाध्यक्ष के रूप में काम करता है। किसमें? जो क्षेत्रीय परिषद होती है उनके उपाध्यक्ष के रूप में काम करता है। और 3 से 4 पॉइंट ये और बचे हैं मुख्यमंत्री के बारे में, और आज की क्लास हम यहीं तक रखेंगे क्योंकि नहीं तो फिर आपको भी ऊपर से बाउंस जाएगा। तो इसलिए ये 3 से 4 पॉइंट है हमारे मुख्यमंत्री पे, तो इनको देखेंगे और इसके बाद में क्लास यही समाप्त होगी। और इसके बाद में कल अगली क्लास में हम आगे की चीजें देखेंगे, किसमें? उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक और राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत। तो अगला पॉइंट है, उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत थे। ये आपको याद रखना, ये स्टैटिक का बहुत ही प्यारा और बहुत ही जाना पहचाना क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित गोविंद बल्लभ पंत। कौन? पंडित गोविंद बल्लभ पंत। उत्तर प्रदेश व भारत की पहली मुख्यमंत्री कौन थी? श्रीमती सुचेता कृपलानी। कौन? सुचेता कृपलानी। जो महिला प्रधान मुख्यमंत्री थी वो कौन थी? आपकी सुचेता कृपलानी। अगला पॉइंट है, उत्तर प्रदेश राज्य का सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री पद धारण करने वाली कौन है? मायावती जी। ये 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बन चुकी। कितनी बार बन चुकी है आपकी? 4 बार। अब वर्तमान में जो योगी आदित्यनाथ है वो 22वें मुख्यमंत्री है। किस नंबर के हैं? 22वें मुख्यमंत्री हैं। कौन से नंबर के? 22वें मुख्यमंत्री हैं। वैसे अगर आप काउंट करोगे तो ये 32वें हो जाएंगे। कैसे? अब हम आपको बताते हैं। हमने यहाँ पे नाम सिर्फ मायावती देखा तो मायावती को सिर्फ एक बार काउंट किया। अब अखिलेश या मुलायम सिंह यादव एक से ज्यादा बार मुख्यमंत्री बने, लेकिन व्यक्ति एक ही है, तो इसलिए हमने एक बार ही मुलायम सिंह जी को काउंट किया। तो इस हिसाब से ये 22वें हैं। लेकिन अगर आप उसमें देखेंगे, कार्यकाल में देखें, तो ये 32वें हो जाएंगे, क्योंकि 4 बार आप मायावती को ऐड करेंगे, मुलायम सिंह को 2 बार ऐड करें, तो इस हिसाब से ये 22वें हैं। वैसे ये 32वें उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री हैं। तो इसी के साथ में हम अपनी क्लास को यहीं पर रोकेंगे और अगली क्लास में आपको इससे आगे का बताएंगे। धन्यवाद। राधे राधे।